अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब यूनिट वैक्सीन। इससे पहले मैं वैक्सीन की और टाइप्स को भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसा कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या चीज़ है। तो इन सब वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ये वीडियोज़ भी लाजमी देखें। तो आज का जो टॉपिक है सब यूनिट वैक्सीन, इसमें हम ये देखेंगे कि ये सब यूनिट वैक्सीन है क्या चीज़, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। इन सब टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये सब यूनिट वैक्सीन है क्या चीज़। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट मीन्स कि इसमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पैथोजन है जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उसका एक खास कंपोनेंट को हम यूटिलाइज करेंगे वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या होल पैथोजन को हम यूटिलाइज नहीं करते वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने के लिए। जैसे कि हमने पहले किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में ये देखा था कि हम उसमें किल्ड फॉर्म में होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसी तरह लाइव अटेन्यूएटेड फॉर्म में भी यही करते थे कि हम होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देते थे। लेकिन ये जो केस है सब यूनिट वैक्सीन, इसमें हम क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन है जिसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उसका एक खास कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम इनोकुलेट कर देंगे ह्यूमन बॉडी में। अब वो जो हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं खास कंपोनेंट की, वो किस बेस पे होती है, वो होता है उसकी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी कि हम उस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे कि जो इम्यूनोजेनिक होगा, यानी कि जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है और ये क्या है, एक वायरस है। इसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इस मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि इस बैक्टीरिया या फिर इस वायरस का वो कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है। तो फर्ज करें कि बैक्टीरिया का ये पोर्शन जो है ये क्या है, इम्यूनोजेनिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे उस बैक्टीरिया से। अब जब इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद हम काफ़ी अमाउंट में ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनको आइसोलेट करेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आइसोलेट हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इनको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करवा देते हैं। तो जब ये ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं ये कंपोनेंट्स जो कि हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किए थे, अब ये हमने होल बैक्टीरिया को इंसर्ट नहीं किया ह्यूमन बॉडी में, बल्कि उसके खास कंपोनेंट्स जो कि इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट्स थे उनको इनोकुलेट किया ह्यूमन बॉडी में। तो अब क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स क्या हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, तो ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देंगे ह्यूमन बॉडी में। तो अब क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उससे ऑफ कोर्स इनेट इम्यून सिस्टम और फिर अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो जब अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, टी सेल्स और उसके साथ साथ बी सेल्स की प्रोडक्शन होगी। तो जब टी सेल और बी सेल की प्रोडक्शन हो जाएगी तो अब क्या होगा कि ये टी सेल और बी सेल जो है मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये पर्सन क्या हो गया है, इम्यूनाइज्ड हो गया है इन कंपोनेंट्स के अगेंस्ट। यानी कि ये जो बैक्टीरियल कंपोनेंट्स थे जो हमने इंसर्ट किए ह्यूमन बॉडी में, इसके अगेंस्ट ये पर्सन क्या हो गया है, इम्यूनाइज्ड हो गया है। अब अगर एक्चुअल इन्फेक्शन होगा इस बैक्टीरिया का, तो अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया एंटर होगा ह्यूमन बॉडी में तो इनके जो कंपोनेंट्स थे जिनके अगेंस्ट ये टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस हो गए थे, यानी कि ये कंपोनेंट जो था जो आउटसाइड है इसके अगेंस्ट टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब ये टी सेल और बी सेल क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को किल करवा देंगे। यानी कि इस तरह से ये पर्सन क्या हो गया है, इम्यूनाइज्ड हो गया है, और इस तरह से हमने इस पर्सन की वैक्सीनेशन की है। तो इसमें देखिए हमने बैक्टीरिया को एज अ होल इनोकुलेट नहीं किया था वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, जस्ट हमने क्या किया, एक सिलेक्टिव कंपोनेंट हमने लिया जो कि इम्यूनोजेनिक था उस बैक्टीरिया से, और उस पर्सन को हमने इम्यूनाइज्ड कर दिया इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसी तरह वायरस के केस में भी यही हो सकता है कि हम क्या करेंगे कि वायरस का वो कंपोनेंट हम सिलेक्ट करेंगे कि जो कि इम्यूनोजेनिक होगा। अब इससे क्या होगा, इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट से, जैसे इसमें हुआ था कि जब हम इसको फर्ज करें ये हमने पोर्शन सेलेक्ट किया है और इसको हमने इनोकुलेट कर दिया ह्यूमन बॉडी में, तो ये भी क्या होगा, इम्यूनोजेनिक होगा। तो जैसे ये इम्यूनोजेनिक था, इसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, तो इसके जो वायरल कंपोनेंट्स हैं ये भी क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देंगे, और इससे भी टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस होंगे, और फिर मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे इन कंपोनेंट्स के अगेंस्ट। अब अगर एक्चुअल इन्फेक्शन हो जाएगा इस वायरस का,
तो अब क्या, क्योंकि इस पर्सन में मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो इस वायरस की वो किलिंग करवा देंगे और ये पर्सन एक डिजीज से बच जाएगा। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल सब यूनिट वैक्सीन का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सब यूनिट वैक्सीन है इसकी कौन कौन सी फॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं, यानी किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल है सब यूनिट वैक्सीन। तो अब हम देखते हैं कि सब यूनिट वैक्सीन को हम किन किन फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सब यूनिट वैक्सीन को हम डिफरेंट फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं सब यूनिट वैक्सीन में एक्सोटॉक्सिन जो हैं उनकी हम सब यूनिट वैक्सीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसमें हम करते ये हैं कि जो एक्सोटॉक्सिन होता है उसको इनएक्टिवेट करवा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन को यूज करेंगे, और ये जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है एक्सोटॉक्सिन की, इसको हम टॉक्साइड भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉक्साइड। और सम टाइम हम ये जो वैक्सीन है इसको हम टॉक्साइड वैक्सीन भी कहते हैं। ये जो इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन की फॉर्म होती है इसको हम टॉक्साइड वैक्सीन भी कहते हैं। दूसरी फॉर्म जो हम सब यूनिट वैक्सीन में हम यूटिलाइज करते हैं वो है पॉलीसैकेराइड्स। जो कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको हम एज अ वैक्सीन के तौर पे यूज कर सकते हैं, कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स। और सब यूनिट वैक्सीन की तीसरी फॉर्म जो है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि हम ग्लाइकोप्रोटीन्स को एज अ वैक्सीन के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ फॉर्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो है रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। तो ये जो सब यूनिट वैक्सीन की ये डिफरेंट टाइप्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इनको हम फर्स्ट जो 3 फॉर्म है इनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आज की जो वीडियो है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब यूनिट वैक्सीन की जो फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन या फिर जिसे हम टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं तो ये अपनी बॉडी से आउटसाइड एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करवा देते हैं। तो अब फर्ज करें ये बैक्टीरिया है, इसने क्या किया, एक्सोटॉक्सिन को आउटसाइड बॉडी रिलीज करवा दिया। तो जब ये एक्सोटॉक्सिन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो क्या करते हैं ये एक्सोटॉक्सिन, ये मूव करते हैं अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर की तरफ, यानी कि जो इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं उधर जाके ये अब बाइंड कर जाएंगे। तो ये अब स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाएंगे जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं। तो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद डिफरेंट टॉक्सिन डिफरेंट मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ एक्सोटॉक्सिन क्या करते हैं, सेलुलर डैमेज काज करवाते हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिन क्या करते हैं, डायरिया काज करवा देते हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिन नर्व्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं और नर्व्स की डैमेज काज करवा देते हैं। तो डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन जो उन बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है और किस टाइप का वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करवा रहा है, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट इफेक्ट होगा। तो अब हम इसकी वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि इन एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट हम वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये जो वैक्सीन होती है उसमें हम ये करते हैं कि जो बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इनको हम अलग से आइसोलेट कर देते हैं। तो अब ये बैक्टीरिया से हमने एक्सोटॉक्सिन को अलग कर लिया। अब हमने ये जब एक्सोटॉक्सिन को अलग कर लिया है तो अब ये जो अलग किए हुए हैं एक्सोटॉक्सिन, इनको हम डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ये क्या है, अभी तक एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अगर ये हम इंसर्ट कर देंगे ह्यूमन बॉडी में तो इससे क्या होगा, ये अपना वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि एक नॉर्मल इन्फेक्शन के केस में होता है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो एक्सोटॉक्सिन है इनको इनएक्टिवेट करवाना है। तो इनको इनएक्टिवेट करवाने के लिए हम जो प्रेफर्ड मेथड है वो केमिकल मेथड को यूटिलाइज करते हैं, और मोस्टली हम फॉर्मल्डिहाइड जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। केमिकल मेथड को इसलिए हम प्रेफर करते हैं, उससे ये होता है कि इनकी जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होती है इन एक्सोटॉक्सिन या जो भी है कंपोनेंट्स, उसकी जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होती है वो मेंटेन रहती है। जिससे क्या होगा, जब ये इनकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी तो ये जब ह्यूमन बॉडी में हम इनको इंसर्ट करेंगे तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर हम इनको इस तरह से इनएक्टिवेट करवाएंगे कि इनकी
एंटीजेनिक जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि इवन हम इनको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट भी कर लेंगे, फिर भी क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा पाएंगे। तो हमें इनकी इनएक्टिवेशन के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ताकि इनकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे। तो अब हम इनके लिए केमिकल मेथड जो है वो मोस्टली प्रेफर करते हैं इनको इनएक्टिवेट करवाने के लिए, और केमिकल्स में मोस्टली हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड की मदद से इनको इनएक्टिवेट करवाएंगे तो अब उससे क्या होगा कि ये जो इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन है इनको हम कहते हैं टॉक्साइड। ये जो इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन है इनको अब हम क्या कहेंगे, टॉक्साइड कहेंगे। अब ये जो टॉक्साइड हमने प्रोड्यूस किए हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो अब ये जो टॉक्साइड हैं ये जो हमने प्रोड्यूस किए हैं इन एक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन से, इनको हम ह्यूमन बॉडी में क्या करेंगे, इनोकुलेट करवा देंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ये जो क्या है इम्यूनोजेनिक है लेकिन इनएक्टिवेटेड है, तो ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देंगे ह्यूमन बॉडी में। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, उससे क्या होगा, टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस होंगे। टी सेल और बी सेल की प्रोडक्शन से क्या होगा कि उनमें फिर मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल की प्रोडक्शन हो जाएगी, और उससे और इनके अगेंस्ट स्पेशली मेमोरी बी सेल जो हैं वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब अगर ये जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं इनका एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, तो जब इनसे एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे तो इनके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो चुके होंगे, तो फौरन ये मेमोरी बी सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाएंगे। यानी कि ये जो मेमोरी बी सेल हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे, और प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, इन एक्सोटॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवा देंगी, जिससे क्या होगा, ये फौरन एंटीबॉडीज क्या होंगी, इनके साथ जाके अटैच हो जाएंगी। तो जब ये एंटीबॉडीज इन एक्सोटॉक्सिन के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी तो इससे क्या हो गया है, ये एक्सोटॉक्सिन अब क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गए हैं। अब ये एक्सोटॉक्सिन जो है ये इन रिसेप्टर के ऊपर अटैच नहीं हो सकते, जिससे क्या होगा, इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो अब नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये पर्सन क्या हो गया है, इम्यूनाइज हो गया है इस बैक्टीरिया के जो एक्सोटॉक्सिन थे इनके अगेंस्ट। तो इस तरह से हम इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन या जो टॉक्साइड वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेटनस टॉक्सिन जो है, उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस तरह डिफ्थीरिया टॉक्सिन जो है, इस तरह डिफरेंट जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट हम वैक्सीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड, जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जो है इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होगी। जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड है, अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये कैप्सूल में पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके आउटसाइड सरफेस के ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है। इसका फायदा बैक्टीरिया को क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जिनकी सरफेस के ऊपर कैप्सूल होता है और उसकी नेचर होती है पॉलीसेकेराइड मोस्टली, वो क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचा लेते हैं। कैसे, इस कैप्सूलर बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस के लिए यहाँ पे क्या आ गया है, मैक्रोफेज आ गया है। तो अब ये मैक्रोफेज क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस करेगा। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली कैप्सूलर बैक्टीरिया जो कि पॉलीसेकेराइड के एक इन्वेलप होता है उनके गिर्द, ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। तो जब ये मैक्रोफेजेस इसको इंगल्फ करने लगते हैं इस बैक्टीरिया को, तो क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, स्लिपरी होती है, तो ये इसको इंगल्फ नहीं कर पाते। और इसमें न्यूट्रोफिल भी हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल भी इसको इंगल्फ नहीं कर पाएंगे इस बैक्टीरिया को, और ना ही मैक्रोफेजेस इसको इंगल्फ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो कैप्सूल है उसकी नेचर क्या है, स्लिपरी है। तो अब इसकी फेगोसाइटोसिस किस तरह से हो सकती है, अगर ये जो कैप्सूल है इसके ऊपर कुछ एंटीबॉडीज आके अटैच हो जाएं। स्पेशली कौन सी एंटीबॉडीज, जिनकी नेचर क्या हो, IgG, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब ऑप्सोनाइजेशन हो जाती है। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज की मदद से जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं। तो अब इसमें ऑप्सोनाइजेशन का मैकेनिज्म में ये होता है कि जो एंटीबॉडीज आके अटैच हो जाती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फैब पोर्शन और एक को हम कहते हैं FC पोर्शन। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये जो
एंटीबॉडीज होती हैं, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मैंने बताया। एक होता है फैब रीजन। फैब रीजन क्या होता है? ये वाला पोर्शन जो होता है जो कि एंटीजन के ऊपर जाके बाइंड होता है, और दूसरा पोर्शन होता है एफसी रीजन, वो ये वाला पोर्शन होता है। और इसी एफसी पोर्शन की मदद से क्या होती है? ऑप्सोनाइजेशन होती है। ये जो मैक्रोफेजेस या फिर जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो IgG एंटीबॉडी है इसका FC पोर्शन जो है इसको डिटेक्ट करते हैं, इसके साथ ये जाके अटैच हो जाते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो इन बैक्टीरिया के साथ अटैच हो चुकी हैं। तो उससे क्या होगा, अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं इसकी मदद से इसको इंगल्फ कर लेंगे। तो इस तरह से इनकी इंगल्फमेंट क्या है, ईजिली हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो हम इस वैक्सीनेशन में हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि ये जो कैप्सूल होते हैं जो कि स्लिपरी होते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है, इसके अगेंस्ट हमने ये वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवानी है। तो इसकी एंटीबॉडीज हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे? उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हम जो बैक्टीरिया होते हैं उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर देंगे। मसलन जैसे ये जो कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे इसको, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसको हम प्योरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करवा देंगे। ये जो प्योरीफाइड फॉर्म है इसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करवा देंगे। तो अब इससे क्या होगा, ये जो पॉलीसेकेराइड हमने इंसर्ट किया है ये क्या है, इम्यूनोजेनिक है, यानी कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है। जिससे क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि इससे क्या होगा, बी सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। बी सेल क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मेमोरी बी सेल क्या करते हैं, अगर इस बैक्टीरिया का एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो अब क्योंकि मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, जैसे ही इसका इन्फेक्शन होगा इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि उसकी सरफेस के ऊपर जो है पॉलीसेकेराइड उसकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी, और इनके अटैचमेंट से क्या होगा कि मैक्रोफेजेस इजीली इन बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगे, और इस तरह से ऑप्सोनाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह ऑप्सोनाइजेशन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें यह होता है कि IgG एंटीबॉडी या फिर IgM एंटीबॉडीज के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके अटैच हो जाती हैं, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब अटैच होती हैं तो एक पूरी कैस्केड होती है, और उसमें एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं C3b। इस तरह C3b की मदद से भी जो मैक्रोफेजेस या फिर न्यूट्रोफिल होते हैं वो किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड है इसकी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि हम किस तरह से करेंगे कि जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है, जो पॉलीसेकेराइड पोर्शन होता है, और वो पोर्शन जो कि इम्यूनोजेनिक होगा उसको हम आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, एक मेमोरी डेवलप हो जाएगी इसके अगेंस्ट। अब अगर एक्चुअल इन्फेक्शन होगा इसका, तो क्योंकि पहले से मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो जैसे ही इसको डिटेक्ट करेंगे इनमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे IgG और IgM, और वो इनके साथ जाकर अटैच हो जाएंगी और उसकी ऑप्सोनाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो थर्ड फॉर्म है सब यूनिट वैक्सीन की, वो है ग्लाइकोप्रोटीन वैक्सीन। इससे भी काफ़ी आजकल रिसर्च हो रही है, और इसमें HIV के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने के लिए काफ़ी रिसर्च हो रही है। इसमें हम करते ये हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन पोर्शन होता है, ये स्पेशली वायरस जो है उनके आउटर सरफेस में पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। हम क्या करते हैं, वो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उस वायरसेस में, उसको हम आइसोलेट करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड पोर्शन था उसको हमने आइसोलेट किया था। इसको हम आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी में इसको इंसर्ट करवा देंगे, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है। और क्योंकि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, इम्यूनोजेनिक है, यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है। तो उससे क्या होगा, जब इसको हम इंसर्ट करेंगे तो उससे मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल की प्रोडक्शन होगी, जैसे हमने शुरू में बताया। अब अगर एक्चुअल इन्फेक्शन होगा इस वायरस का, तो अब क्योंकि इसमें मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो इसकी वो किलिंग करवा देंगे, और इस तरह से हम इसको इरेडिकेट करवा सकते हैं इस वायरल इन्फेक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सब यूनिट वैक्सीन के। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जैसे कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम क्या करते थे, एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट करते थे ह्यूमन बॉडी में, जिससे क्या होता था कि रिवर्जन के चांसेस हो सकते थे, यानी कि वो दोबारा विरुलेंट से विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था, जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो इस केस में क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में जो इंसर्ट कर रहे हैं वो एक खास
यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम रिवर्जन के चांसेस नहीं होंगे। इसी तरह एक और इसका एडवांटेज ये है कि इसको हैंडल करना भी आसान है। जैसे कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता था कि उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था, तो इसको ईजीली हम हैंडल भी कर सकते हैं, यानी कि इसको स्टोर वगैरह करना ईजी होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेज। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि स्पेशली जो होती है पॉलीसेकेराइड, हमने जैसे पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड वैक्सीन में हम क्या करते थे कि कैप्सूल जो होता है पॉलीसेकेराइड उसको हम सेपरेट करते थे और ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देते थे। अब क्योंकि इसकी नेचर क्या है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कि प्रोटीन वगैरह नहीं है इसकी नेचर, तो इससे क्या होता है कि टी सेल और बी सेल की एक्टिवेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसकी एक्टिवेशन इसलिए मुश्किल हो जाती है कि जैसे कि मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे मैंने एक्सोजीनस एंटीजन और एंडोजीनस एंटीजन की प्रोसेसिंग को बताया हुआ है। जैसे मैंने ये बताया था कि MSC1 और MSC2 जो है वो हमेशा ही उन एंटीजन्स को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जिनकी नेचर क्या होगी, पेप्टाइड होगी, और इसकी नेचर क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो MSC1 और MSC2 अपनी सरफेस के ऊपर पॉलीसेकेराइड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होंगे जो कि MSC2 की मदद से एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वो तब ही उस एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे जब उसकी नेचर क्या होगी, पेप्टाइड होगी, यानी कि प्रोटीन इन नेचर होगी। जब इनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अब फर्दर हेल्पर टी सेल जो है वो एक्टिवेट होंगे, और जब हेल्पर टी सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम मज़ीद इन्हांस हो जाता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में जो एंटीजन है उसकी नेचर क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड जो है वो MSC की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इसमें जो टी सेल और बी सेल की एक्टिवेशन जो है वो कम होती है, और उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांगली जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इनका ये जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसको भी हम एड्रेस करते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इनके साथ हम कैरियर प्रोटीन अटैच करवा देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब इनके साथ प्रोटीन अटैच हो जाएंगी तो अब इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है MSC1 और MSC2 की मदद से रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाएगी, यानी कि अब इनकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है समहाउ। और इससे क्या होगा, अब जो टी सेल जो हेल्पर टी सेल हैं वो एक्टिवेट होंगे और इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, और उससे मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं, और इस तरह से वो पर्सन क्या हो जाएगा, इम्यूनाइज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो सब यूनिट वैक्सीन है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होती है वो क्या होती है, वो भी इसी सब यूनिट वैक्सीन की एक टाइप है। उसमें हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उसकी वैक्सीन किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं हम उस मेथड के थ्रू, यानी कि जो रिकम्बिनेंट, एक तो हमने पढ़ा था रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन, वो अलग से चीज़ थी, और जो अब हम पढ़ेंगे वो है रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीनेशन, वो एक अलग चीज़ है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।